तो फर्स्ट ईयर अपन कल फीवर के टाइप देखे थे कि भाई अपन ने फीवर के कौन कौन से टाइप होते हैं। इनवर्स होता है, इंटरमीडिएट होता है, रिलैक्सिंग फीवर होता है ना। लास्ट में पढ़ा था अपन ने राइगर फीवर होता है, जो कि कहाँ पे सीन होता है अपने मलेरिया में अपन को देखने को मिलता है। उसके अपन ने 3 स्टेज पढ़ी थी। 3 कौन कौन सी, जैसे अपन ने पहली देखी थी कोल्ड स्टेज, जो कि कितनी देर की, 1 घंटे की होती है ना। उसमें क्या होता है, शिवरिंग होती है। शिवरिंग यानी कि कपकपाना होता है ना। पेशेंट क्या करता है, उसमें कपकपाता है। फिर उसके बाद हॉट स्टेज आती है, जिसको अपन फीवर वाली स्टेज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अपनी स्वेटिंग स्टेज आती है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट के स्वेटिंग के थ्रू टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसमें स्वेटिंग स्टेज में टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट उसी के साथ साथ उतारते रहना इसको भी 12 नंबर का। अब अपन देखेंगे कि भाई जो फीवर की रेंज होती है, उनके हिसाब से अपन उनको किन किन टर्म्स से बुलाते हैं कि भाई लो पायरेक्सिया कब बोलेंगे, हाई पायरेक्सिया कब बोलेंगे, मॉडरेट पायरेक्सिया कब बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया कब बोलेंगे। कि भाई इनमें टेम्परेचर की रेंज कितनी रहनी चाहिए, तब जाके अपन इनको इन टर्म्स का नाम दे सके। जैसा कि तुम देखो बोर्ड पे दिख रहा है कि भाई लो पायरेक्सिया को कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर बिटवीन 99 डिग्री टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब इतना हो जाएगा, है ना, या फिर इस रेंज के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा किसी भी क्लाइंट का, पेशेंट का, अगर 99 से 100 डिग्री टेम्परेचर रहा तो वो क्या है, उसके लो पायरेक्सिया है ना। हाइपर पायरेक्सिया क्या है, उसको लो पायरेक्सिया है। अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 37.2 डिग्री से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसके बीच में रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 37.2 से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99 डिग्री 100 से फ़ारेनहाइट बात समझ में आएगी। तो ये अपन इसको क्या बोलेंगे, लो पायरेक्सिया। भाई अपन ने बात जब करी थी शुरुआत में कि भाई पायरेक्सिया किसको बोलेंगे, तो पायरेक्सिया में अपन ने ये बोला था कि भाई जब फ़ारेनहाइट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चल जाएगा, या फिर इधर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चल जाएगा, तो अपन इसको फीवर बोल देंगे। इसी के साथ अपन देखते हैं मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया किसको बोलेंगे, कि मॉडरेट में हमने बोला है कि इसमें टेम्परेचर बिटवीन 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.8 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर इसके बीच में किसी पेशेंट का टेम्परेचर रहता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि उसके मॉडरेट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यानी कि तो बात समझेंगे तुम्हें, पायरेक्सिया यानी कि फीवर है ना, हाई टेम्परेचर, बॉडी का क्या है, हाई टेम्परेचर। इसके बाद बात करते हैं अपन हाइपर पायरेक्सिया। क्या है ये, हाई पायरेक्सिया, नाम क्या है इसका, क्या है, हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया अगर किसी के हो रहा है तो उसका टेम्परेचर आप डायरेक्टली कितना पता लगाओगे कि भाई इसका टेम्परेचर कितना है, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इसका क्या है, टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी कितना है, 39.4 से 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका कौन सा आएगा, हाई पायरेक्सिया आएगा। पहला अपन ने लो पायरेक्सिया की बात करी कि भाई जिसके अंदर कितना जा रहा है, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद मॉडरेट की बात करी, फिर उसके बाद हाई पायरेक्सिया की, जिसमें 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हाइपर पायरेक्सिया कि भाई पायरेक्सिया तो है, पर हाइपर पायरेक्सिया अपन कब बोलेंगे। हाइपर मीन्स समझ में आ रही है तुमको कि जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा जाने वाला है ना। मॉडरेट से हाई से भी क्या बहुत ज्यादा जाने वाला है। हाइपर पायरेक्सिया में अगर अपन टेम्परेचर गोज अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, इसमें अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अपन ने हेप्टिक या फिर स्विमिंग फीवर की बात करी थी, जिसमें 105 डिग्री से ज्यादा जा रहा था, है ना, तो उसको अपन ने बात करी थी कि भाई हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होगी। हाइपर पायरेक्सिया में 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जाना, या फिर अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जाना, उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, हाइपर पायरेक्सिया। कौन सी कंडीशन बोलते हैं उसको अपन, हाइपर पायरेक्सिया। अब जैसे अपन बात करते हैं सब नॉर्मल कि भाई नॉर्मल से थोड़ा अंडर। सब नॉर्मल में अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कौन सा माना जाता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, कितना। और अगर इधर बात करें तो 30.5 से 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक माने तो ये कौन सा है, सब नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर अगर अपन एग्जैक्ट मानते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन नॉर्मल मानते हैं। सब नॉर्मल अपन किस कंडीशन को कह रहे हैं, सब नॉर्मल अपन कह रहे हैं कि जब 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा या फिर 35
35 से 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हाइपरथर्मिया कि भाई हाइपरथर्मिया अपन किसको कहेंगे। हाइपरथर्मिया में टेम्परेचर रेज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इतना ज्यादा है टेम्परेचर है ना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो अपन उसको हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन भी बोल सकते हैं। पर अगर इससे ज्यादा है तो उसको अपन हाइपरपायरेक्सिया कहेंगे, उसको कहेंगे अपन हाइपरपायरेक्सिया। इसी के बाद बात करते हैं अपन हाइपोथर्मिया। हाइपो से तुम्हें बात समझ आई, हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी कि ज्यादा और हाइपो यानी कि कम। इधर देखो है ना, हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर में बॉडी का बहुत ज्यादा लो हो रहा है ना, बॉडी ठंडी पड़ रही है। हाइपोथर्मिया यानी कि बॉडी ठंडी पड़ रही है। तो टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 95 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी का तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, हाइपोथर्मिया। हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी कि बहुत ज्यादा है ना। तो हाइपोथर्मिया में अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर कितने से ज्यादा नीचे चला जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। या फिर अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाना क्या कहलाएगा, हाइपोथर्मिया कहलाएगा। बात समझेगी। इसके बाद अपन देखेंगे कि भाई नर्सिंग केयर कैसे देते हैं फीवर में। तो अपन इसके बाद जो नेक्स्ट डील होगी अपनी कि भाई नर्सिंग केयर इन फीवर, कि फीवर में हमारा क्या काम है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर क्लाइंट का पेशेंट का कम हो। बात समझ में आएगी। तो फर्स्ट ईयर अपन देखते हैं कि नर्सिंग केयर क्या देंगे अपन उसमें, फीवर है ना, कि भाई जब पेशेंट का क्लाइंट का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो हम उसके टेम्परेचर को कम कर सके या कि उसके फीवर को कम कर सके। कि भाई पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी, जो हमारी प्राइमरी केयर होगी वो होगी मेथड यूज्ड टू कूलिंग द बॉडी। कि भाई पेशेंट का क्या हो रहा है, उसकी जो बॉडी है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर बड़ा बढ़ रहा है उसका है ना। भाई टेम्परेचर बॉडी का क्या हो रहा है, हीट जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो बॉडी को कूल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, जिसके कारण बॉडी उसको कूल हो। कि भाई इसमें क्या लिख रखा है, देखो पहले तो रिमूव एक्सेस क्लोथ। कि भाई अगर क्लाइंट ने पेशेंट ने अगर ज्यादा क्लोथ पहन रखे तो उनको रिमूव करो है ना। फिर उसके बाद एंड ब्लैंकेट, अगर उसने कंबल ओढ़ रखा है तो उनको सबको हटा दो। फीवर के समय क्या होता है, ज्यादा हीट और बॉडी को नहीं देना चाहिए। वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो एक्सेस क्लोथ जितने भी है, ब्लैंकेट है, उनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, बॉडी से बिल्कुल रिमूव कर दो। फिर उसके बाद एक्सपोजर टू कूल एयर बाय एन इलेक्ट्रिक फैन। उसके बाद क्या करो, तो उसको एक्सपोज करो किसमें, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर पंखा चला दो है ना, ताकि उसको कूल एयर सर्कुलेट होती रहेगी तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फैन की सहायता से उसको क्या करो, कूल एयर प्रोवाइड करो। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है ना, उसको ठंडी ठंडी चीजें क्या करो, उसको ठंडी ठंडी पीने की चीजें वो सब उसको एडमिनिस्ट्रेट करो है ना, प्रोवाइड करो। एक्सपोजर है कूल एयर से, किससे, इलेक्ट्रिक फैन से। इलेक्ट्रिक हमारे घर में क्या है सब इलेक्ट्रिक फैन है, इनको चालू कर दो, जिसके कारण क्या हुआ, एयर कूल एयर सर्कुलेट होगी। एयर सर्कुलेट होती है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू कर देगा। ठंडी ठंडी ड्रिंक्स दो है ना, उसको कोल्ड ड्रिंक्स दो, कोल्ड जितनी भी ठंडी ड्रिंक्स है वो सब दो, कोल्ड स्पून दो है ना। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस एंड आइस बैग्स, उसमें क्या करो, बॉडी पे आइस बैग्स लगाओ या फिर कोई कोल्ड कंप्रेस करो, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर, रेडिएशन, कन्वेक्शन, अपने जितनी भी सारी चीजें पढ़े उनमें क्या आता है, बॉडी का टेम्परेचर घटता है। बात समझ में, स्किन से सबसे ज्यादा लॉस होता है टेम्परेचर, तो उसके कारण ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी फीवर को कम करने के लिए है ना। फिर उसके बाद कोल्ड स्पोंजिंग करो, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें है ना, अपन पट्टी करते हैं पानी से लेके सर पे लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कन्वेक्शन के कारण वो हो जाता है, उसमें टेम्परेचर रिड्यूस होता है। फिर उसके बाद उसको कोल्ड बाथ दो है ना, कोल्ड एनिमा दो। एनिमा क्या होता है, एनिमा ऐसा लिक्विड होता है जो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एनस से, जहां से अपन फीकल मटेरियल पास करते हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और वो कैसा करेंगे, कोल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि भाई बोवेल के थ्रू जितना टेम्परेचर अपना वहां पे हीट है वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगी एनिमा के थ्रू। बात समझ में। फिर उसके बाद यूज ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, कि भाई हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट आता है, पतला सा सिल्वर कलर का टाइप का आता है हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, उसको अपन पेशेंट को पहना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर का उसके अंदर और बाहर एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी क्या करती है, स्वेट करती है। अब जितना बॉडी स्वेट करेगी
स्किन पे क्या आएगा, पानी आएगा, पानी आते ही स्किन पे क्या होगा, ठंडक होके उसको उसकी जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड। अब न्यूट्रिशनल नीड में हम क्या करेंगे कि दिस सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर, कि भाई जब फीवर के समय क्या होता है, बॉडी की जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कंजम्पशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अपन ने देखा था ना कि भाई जब रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है ना तो ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। कि भाई इसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना इंक्रीज होता है, कि भाई 13% तो ईच डिग्री सेंटीग्रेड राइज, भाई जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा तो अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना रह जाएगा, 13% बढ़ जाएगा, है ना। वही अगर 7% फॉर ईच फ़ारेनहाइट राइज, जब भी अगर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो 7% अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी सेल्स का बढ़ जाएगा। हाई कैलोरी डाइट इज इंडिकेटेड इन फीवर, कि भाई फीवर में क्या होता है, हमको हाई कैलोरी डाइट देनी होगी, जिसके कारण बॉडी का जो कंजम्पशन हो रही है सब है। तो फर्स्ट ईयर अपन देखते हैं कि भाई कैलोरी फीवर में क्या होता है, हाई कैलोरी डाइट जो होती है वो इंडिकेट होती है, आपको देना पड़ता है। क्योंकि फीवर में मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सेल्स की, बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की है वो भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो 13% डिमांड ऑक्सीजन कंजम्पशन की बढ़ जाती है। अगर यही बात अगर अपन फ़ारेनहाइट में करें तो 1 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट में आपकी 7% ऑक्सीजन कंजम्पशन की डिमांड आपकी बढ़ जाती है। उसी के साथ न्यूट्रिशनल डिमांड में और क्या है कि भाई इसमें और नेक्स्ट लाइन ये है कि फ्लूइड इंटेक इज इंक्रीज्ड 3000 ml in 24 hours टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, कि भाई फीवर में क्या होता है, हमको फ्लूइड की डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तुमने देखा है फीवर में जब अपन ने क्लिनिकल सिम्टम या फिर साइन सिम्टम पढ़े थे तो उसमें ड्राई माउथ होता है ना, माउथ क्या होता है, ड्राई होता है। तो इसमें क्या होता है, अपने जो फ्लूइड की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 3000 ml यानी कि 3 लीटर पर डे, यानी कि 24 आवर्स में अगर बात करें तो इसमें फ्लूइड की डिमांड बढ़ जाती है। अब फ्लूइड की डिमांड बढ़ रही है तो किसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को, उसको रोकने के लिए अपन 3000 ml यानी कि 3 लीटर तक अपन उसकी फ्लूइड की जो है वो डिमांड पूरी करेंगे। और क्या होगा, एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। भाई जब बात करते हैं अपन फ्लूइड की तो अपन जितना पिएंगे उतना ही अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। भाई जितना अपना डेली का जो फ्लूइड इंटेक होता है उतना ही अपना यूरिन आउटपुट भी होता है। बात तुमको पहले बता रखा है। तो इसी हिसाब से अगर अपन बात करेंगे कि भाई जब अपन फ्लूइड इंटेक बढ़ा देंगे, पेशेंट का फ्लूइड इंटेक जब अपन बढ़ा देंगे तो डिहाइड्रेशन से तो बचाएगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे थ्रू द यूरिन के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडिंग रेस्ट एंड स्लीप। भाई इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को जब फीवर बढ़ता है तो आपको सीधी कंपलसरी बात है कि अपने घर वाले भी क्या कहते हैं कि भाई तू थोड़ा रेस्ट कर ले, ज्यादा भागा दौड़ी मत कर, है ना। तो उसमें अपन को क्या करना है कि कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को क्या कर दो, बेड रेस्ट पे उसको प्रोवाइड कर दो। एंड स्लीप विद काम। भाई और क्या होगा, एक तो काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, हॉट एनवायरनमेंट में काम एनवायरनमेंट, कोई शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए, और क्वाइट, और कितना क्वाइट रहना चाहिए। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट विदाउट ब्राइट लाइट, और रूम में क्या होना चाहिए, ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं होना चाहिए, जिससे पेशेंट को इरिटेशन ना हो। बात समझ में आ रही है। कूल एंड काम एनवायरनमेंट दोस्तों, जिसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और साथ साथ ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर। ये थी अपनी रेस्ट और स्लीप से केयर, कि भाई रेस्ट और स्लीप में हम उसको केयर कैसी दे रहे हैं। पास में एंड हेल्प द क्लाइंट टू चेंज द पोजीशन रेगुलरली, और क्लाइंट की पोजीशन जो है वो रेगुलरली चेंज करते रहो, जिससे अगर उसको जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट लग रहा है उसको उस हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज कराते रहो रेगुलरली। मेंटेनेंस। इसके बाद 4 नंबर का जो नर्सिंग केयर है क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि भाई जब अपन बेड रेस्ट करा रहे हैं तो उसको पर्सनल हाइजीन, नहाने धोने में, माउथ केयर करने में, है ना, यूरिन पास आउट करने में, ये सब चीजें कितना जाएगी, सारी अपनी पर्सनल हाइजीन में जाएगी। तो ये मेंटेन भी करना किसका काम रहेगा, अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट का या फिर नर्सिंग पर्सनल का ही काम रहेगा। इसमें क्या करना है, माउथ केयर इज गिवन फॉर हावरली, है ना, एक तो एक घंटे में उसको क्या करते रहो, माउथ केयर करते रहो, कुल्ला करवाते रहो, जिसके कारण क्या हो कि भाई प्रिवेंट क्रेक्ड लिप्स एंड पोटेड टंग्स। मैं अपन ने पहले बात करा था कि भाई जो माउथ होता है वो फीवर में ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा माउथ रहता है, तो जो लिप्स होते हैं वो अपने
क्रैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जब तुम रेगुलरली 1 आवर उसको माउथ केयर देते रहोगे तो ये चीजों से आप उसको बचा सकते हो, क्रैक्ड लिप्स से बचा सकते हो, और साथ ही साथ कोटेड लगा, मैंने देखा ना एक व्हाइट सी लेयर बन जाती है, उससे भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, जिससे बैड ऑर्डर आने में आपको ना पेशेंट से भी बैड ऑर्डर आ रही है मुंह से। बात समझ आई? फिर इसके बाद हम बात करते हैं केयर ऑफ द स्किन एंड प्रेशर पॉइंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट बेड सोर। भाई अपन जब कह रहे हैं पेशेंट को कि भाई तुम बेड रेस्ट पे रहो, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहो, तो अपन को करना क्या है कि भाई उसकी स्किन केयर भी करनी है। भाई बेड रेस्ट पे जब पेशेंट रहता है तो उसके जो पीछे प्रेशर पॉइंट रहते हैं वो बेड पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिसके कारण सेल्स तक और जो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है वो पूरी मात्रा में पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है प्रेशर, है ना। प्रेशर शोर यानी कि क्या होता है, यानी कि घाव होना, है ना, घाव होना यानी कि छाले पड़ जाना, शोर यानी कि छाले पड़ जाना। भाई जब लंबे समय से कोई पेशेंट अगर बेड पे ही है तो उसके पीछे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं बैक पे, उन्हीं को अपन प्रेशर शोर या फिर बेड शोर उसको अपन कहते हैं। उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए करना है प्रेशर शोर एंड चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर। उसके लिए पेशेंट पोजीशन 2 आवरली चेंज कराते रहो, जिसके कारण जो अपने जितने भी पीछे प्रेशर पॉइंट है इन पे ज्यादा देर तक प्रेशर ना पड़े और इनमें छाले ना पड़े। बात समझ में आ रही? बेड शोर, शोर यानी कि छाले होना, यानी कि घाव होना, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं काफी लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट बेड रिडन पे रहता है, अगर यानी कि बेड पे रहता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। बात समझ में आएगी? न्यूट्रिशनल अपन ने डिमांड देखी कि भाई उसको 3000 तक फ्लूइड अपन को देना है, ऑक्सीजन कंजम्पशन उसकी बढ़ जाती है, हाई कैलोरी डाइट देनी है उसको। एनवायरनमेंट से अगर अपन बात करें तो आपको कूल एंड काम एनवायरनमेंट देना है उसको। बात समझ में आएगी? है ना, जितने भी उसने एक्सेस क्लोथ पहन रखे उन क्लोथ को अपन को हटा देना है। यही बात अपने इसमें हुई। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कि भाई सेफ्टी फैक्टर, कि भाई जो पेशेंट के सेफ्टी फैक्टर है उनमें हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो हम, तो इसी के साथ अपन देखते हैं कि सेफ्टी फैक्टर में हमको नर्सिंग केयर क्या देनी है। फीवर में सेफ्टी फैक्टर में हम सबसे पहले देते हैं नेवर लीव द क्लाइंट विद हाई फीवर अलोन। जब भी क्लाइंट को हाई फीवर हो तो पेशेंट को आपको अकेला नहीं छोड़ना है ना, अलोन यानी कि अकेला उसको नहीं छोड़ना है। नेवर लीव द क्लाइंट विद हाई फीवर। फिर इसके बाद बात करते हैं राइगर एंड कन्वर्जन। भाई जब भी उसको राइगर जैसी कंडीशन हो, अपन ने राइगर जैसी कंडीशन पढ़ रखी है कि भाई सबसे पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है, फिर स्वेटिंग स्टेज आती है, या फिर कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी क्या होता है, दौरे आना। क्या होता है, दौरे आना, है ना। कितना लोग इसके बदले दौरे आ चुके हैं, तो वही कन्वर्जन होता है। जब भी अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 103 डिग्री या फिर 105 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो बॉडी में कन्वर्जन आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे कन्वर्जन दौरे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो मैं अगर एट एनी टाइम, और ये कंडीशन कभी भी हो सकती है ना, ये पेशेंट के साथ कभी भी फीवर का टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का और उसका जो कन्वर्जन आ सकती है, या फिर उसके साथ राइगर जैसी कंडीशन होती है, तो नर्स शुड कीप द आर्टिकल्स रेडी टू एक्ट क्विकली। भाई नर्स के पास क्या होनी चाहिए, सारे आइटम जो है वो क्विकली उसके पास रहने चाहिए, क्योंकि जब भी अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट होती है राइगर की या फिर कन्वर्जन की, तो नर्स जो है वो एक्ट क्विकली कर पाए, यानी कि जल्दी उसका समाधान कर सके या पेशेंट को जल्दी रिलीफ दिला सके। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट। भाई क्लाइंट के हमको क्या करना है, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है, ताकि उसको दिक्कत ना हो। अगर उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम उसके पास रहे। ये थे अपने नर्सिंग केयर जो हम फीवर, हाई फीवर की कंडीशन में पेशेंट को दे रहे थे। इसके बाद बात करेंगे हम केयर इन राइगर। राइगर में अपन को किसी केयर देनी है। राइगर का एक अलग कंडीशन होती है। राइगर में क्या होता है, सबसे पहले कोल्ड स्टेज आती है ना, पेशेंट को क्या होती है, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, फिर उसके बाद हॉट स्टेज आती है, फिर उसके बाद स्वेटिंग स्टेज आती है। तो उसकी केयर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।